जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपसे वादा किया था कि आंसर की डिस्कशन के बाद, पेपर डिस्कशन के बाद हम लोग विस्तार से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे, कट ऑफ की चर्चा करेंगे और मेंस में आगे रणनीति क्या हो इस पर भी हम बात करेंगे। प्रश्न पत्र कैसे रहे, कठिनता का स्तर क्या रहा, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए, क्या बीपीएससी ने अपने पिछले सालों में जो उसका परंपरागत ट्रेंड है उसको फॉलो किया या कहीं पर खुद को बीपीएससी खुद में परिवर्तन ला रही है। तमाम बातें हम करेंगे। बीपीएससी द्वारा प्रोविजनल आंसर की भी, ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की भी जारी किया जा चुका है। प्रोविजनल आंसर की का मतलब यह है कि बीपीएससी अभी खुद श्योर नहीं है कि उसके उत्तर क्या होंगे, नहीं तो वो प्रोविजनल क्यों लगाता। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आप मिलाइएगा। और जो हमने आपको डिस्कशन किया हम लोगों ने, या जो हमने उत्तर बताए हैं प्रश्न के, हम लोगों ने बताया है, हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसके बारे में 99.99% आप श्योर रहिए कि वही उत्तर आयोग का भी होगा। यदि प्रोविजनल में नहीं है तो निश्चित रूप से जो नॉन प्रोविजनल, या ये कहें कि जो उसका ऑफिशियल आंसर की होगा उसमें जरूर होगा। ठीक है, ऑप्शन ई के साथ बीपीएससी क्या करता है, बच्चों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ गेम कर जाता है। कई बार प्रश्न गलत होते हैं लेकिन ऑप्शन ई के कारण वह बच जाते हैं। उत्तर प्रदेश या अन्य जो स्टेट्स कमीशन है वहाँ पे ऑप्शन ई का कोई विकल्प नहीं होता, यदि प्रश्न गलत है तो गलत है। ठीक है, और इनके पास क्या होता है, एक हथियार होता है ऑप्शन ई का कि यदि प्रश्न गलत भी है, उत्तर नहीं है, तो ऑप्शन ई होता है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये इनके पास एक हथियार है। हालांकि प्रोविजनल आंसर की जारी की जा चुकी है। परीक्षा कल समाप्त हो गई, देख भी रहे होंगे। प्रश्न पत्र 150 प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न शामिल थे। प्रश्न पत्र का कंपोजिशन क्या था, प्रश्न पत्र में किस सेक्शन से, किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे गए, कठिनता का स्तर क्या था, हम लोग बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर पूछे गए। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, भारतीय इतिहास की, तो 34 क्वेश्चंस पूछे गए। इसमें 34 क्वेश्चंस पूछे गए। आमतौर पर बीपीएससी सामान्यतः, कोई निश्चित तो है नहीं, लेकिन सामान्यतः जब वह री एग्जाम कराता है या दो, जैसे कि 60वीं 62वीं का उसने एक साथ कराया था, या जब री एग्जाम कराता है तो हिस्ट्री से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है। सामान्यतः यह 25 to 30 प्रश्न पूछता है। सामान्यतः यह होता है 25 प्रश्न पूछता है। बहुत परिस्थिति जब इतिहास के पक्ष में होता है, इतिहास विषय के पक्ष में होता है, तो 30 पूछ लेता है। लेकिन एक आध बार यह भी देखा गया कि 33 प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो इतिहास में प्रश्नों की संख्या से बीपीएससी थोड़ा इतिहास के साथ उसने क्या किया है, थोड़ा इतिहास के अधिक प्रश्न शामिल किए हैं। तो सामान्यतः 25 पूछे जाते हैं, तो 25 पूछे जाते हैं और इस बार उसने 34 पूछे हैं। ठीक है, 34 पूछे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार इतिहास के प्रश्न अधिक थे। किस सेगमेंट से इतिहास के एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न से कितने प्रश्न, वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम केवल देखते जा रहे हैं कौन कौन से विषय से कितने प्रश्न पूछे गए, स्टैटिक्स रहे, डायनामिक्स रहे, कैसे प्रश्न है, ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स, जैसा कि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, उसने करंट अफेयर्स के मामले में ट्रेंड का अपने पालन किया है। करंट अफेयर 30, 31, 28, 33 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसने ट्रेंड का पालन किया है अपने। ऐसे ही परंपरागत रूप से उसने करंट को स्वीकार किया है। साइंस 28, 30, 32 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी का अनुसरण किया है इसने। साइंस से 29 प्रश्न पूछे गए हैं। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट 15-16 प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं। सामान्यतः ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से 15-16 प्रश्न पूछे जाते थे।
लेकिन इस बार ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ी है, ठीक है। 19 प्रश्न पूछे गए ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से। हमने दोनों को साथ रखा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को करना, आपस में अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आसानी के लिए हमने एक साथ रखा है इसको, ठीक है। इकोनॉमी से 15 प्रश्न पूछे गए। परंपरागत रूप से बीपीएससी ऐसा करती आ रही है, ठीक है। 15 प्रश्न पूछे गए। आगे देखते हैं, आगे स्लाइड में क्या है हमारे लिए। पॉलिटी 10 प्रश्न पूछे गए। उसने क्या किया, परंपराओं का अनुसरण किया। ऐसे ही प्रश्न बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में भी पॉलिटी सेगमेंट से शामिल होते थे। मैथ और रीजनिंग हमने एक सेगमेंट रखा हुआ है। रीजनिंग से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। मैथ से 10 प्रश्न पूछे गए। 10 प्रश्न मैथ से पूछे गए, ठीक रहा। सामान्यतः इतने ही पूछे जाते हैं, 12, 14, 10, ठीक है। यहां से कुछ संख्या कम हुई है, या ये कह सकते हैं सामान्य है। पॉपुलेशन से 2 प्रश्न उसने पुटअप किए हैं, 2 प्रश्न पुटअप किए हैं। अब हम यदि बात करें, ये जो सारे सेगमेंट हैं, सारे सेगमेंट का मतलब हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी और पॉपुलेशन। यदि हम ये पूरे सेगमेंट की बात करें तो बिहार स्पेशल के हिस्से, देखिए बिहार स्पेशल को हम लोग अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं, क्योंकि बिहार स्पेशल किसी न किसी विषय से संबंधित होगा। तो बिहार स्पेशल के हिस्से यदि इन सेगमेंट की बात करें तो बिहार स्पेशल के हिस्से लगभग 20, 21, 22 प्रश्न आते हैं। 21 प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं। 21 प्रश्न लगभग बिहार स्पेशल के हिस्से आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज कंपोजिशन की बात करें, देखिए इससे क्या होगा, ये जो पेपर एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, इससे आप को आगे 68वीं बीपीएससी की तैयारी करने में आपको सुविधा होगी। कहाँ से प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो ये आप ये कहिए कि ये 68वीं बीपीएससी के लिए एक मतलब 68वीं बीपीएससी के लिए एक दिशा निर्देश है कि 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी हमको किस दिशा में करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अभी हम लोग आगे जैसे जैसे हम लोग के सामने ये आंकड़े आते जाएंगे, हम लोग उसको देखते जाएंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जैसा कि हमने देखा था 34 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सामान्यतः नहीं पूछे जाते, 25 से 28 प्रश्न सामान्यतः इतने होते हैं। हिस्ट्री सेगमेंट में प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। और जब भी री एग्जाम हुए हैं या 2 पेपर एक साथ हुए हैं, 60वीं 62वीं ऐसे एक साथ हुए हैं, तो उसमें हिस्ट्री के प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो 68वीं बीपीएससी होगी उसमें हिस्ट्री के प्रश्नों की जो संख्या होगी वह 28 के आसपास होगी। 25, 28, 30 +- 2 हम लेकर ही चलते हैं, तो उसी के आसपास होगी, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री के इन 34 प्रश्नों की बात करें, 34 क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, यदि हम इनकी बात करें, इनको डिवाइड करें, तो एंशिएंट के हिस्से 5 क्वेश्चन आते हैं, मेडाइवल के हिस्से 5 क्वेश्चन आते हैं, और मॉडर्न के हिस्से 24 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग, चूंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत अधिक हम लोग, हमारे मस्तिष्क की भी एक सीमा है, बहुत अधिक हम लोग याद नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ बहुत अधिक हम लोग याद नहीं कर सकते, ठीक है। मस्तिष्क की भी एक सीमा है। तो हम लोग सुविधा की दृष्टि से कोई एक बुक उठाते हैं मॉडर्न का, उसको हम पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हम केवल मॉडर्न के भरोसे रहें, एंशिएंट और मेडाइवल को छोड़ दे, तो हम इस पेपर से देखते हैं कि हम लगभग 20% प्रश्न ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, या 20 हम कहें, या तो 20 नहीं कह सकते, तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा हिस्सा छोड़ दे रहे हैं, जो कि इतिहास चूंकि आसान होता है, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होता है, प्रश्नों का स्तर जो होता है वो सामान्य से मॉडरेट रहता है, ठीक है। तो एक कोई भी नॉर्मल सी बुक्स आप पढ़ के एंशिएंट और मेडाइवल के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं परंपरागत रूप से। लेकिन इस बार मेडाइवल और एंशिएंट के प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे रहे जिन्होंने अभ्यर्थियों को खूब परेशान किया, अच्छे से परेशान किया, ठीक है।
अब देखिए, मॉडर्न के हिस्से 24 क्वेश्चंस हैं। 24 क्वेश्चंस में बहुत सारे प्रश्न बहुत सामान्य से रहे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जैसा कि इतिहास के दृष्टिकोण से बीपीएससी परंपरागत रूप से बहुत ही अतरंगी टाइप के सवाल पूछता रहा है। हर प्रश्न पत्र में कोई ना कोई एक दो सवाल ऐसे होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो कि अतरंगी टाइप के होते हैं। अतरंगी टाइप के होते हैं, अतरंगी टाइप जैसे कि अब देखिए इस बार क्या पूछा कि हजारीबाग जेल से जब जयप्रकाश नारायण जी भागे थे तो वह दिन कौन सा था, किस त्योहार के दिन भागे थे। सामान्यतः पुस्तकों में ऐसी जानकारियां नहीं दी हुई होती है, या हम इतनी जानकारियां अपने साथ नहीं ढो सकते हैं, अननेसेसरी जानकारी है। लेकिन चूंकि अब एक बार प्रश्न क्या पूछा था, एक बार प्रश्न पूछा था कि महात्मा गांधी ने अपनी माध्यमिक स्तर की पढ़ाई किस स्कूल से करी थी, किस विद्यालय से करी थी, ठीक है। तो कौन पढ़ता है ऐसे यार, मतलब ऐसे पॉइंट्स बहुत कम बुक्स में दिए होते हैं, बहुत ही कम बुक्स में मिलते हैं, या ऐसे पॉइंट्स ढूंढने के लिए अभ्यर्थियों को या बहुत लोगों को गूगल का सहायता लेना पड़ता है, गूगल की सहायता लेनी पड़ती है। बुक्स में सामान्यतः कम होते हैं। तो अतरंगी टाइप के सवाल पूछता है, और इस बार भी हुआ। मॉडर्न में कुछ प्रश्न बहुत ही अतरंगी टाइप के पूछे गए, जैसे एक चौरी विद्रोह, चौरी विद्रोह, बिहार का चौरी विद्रोह। हमने बिहार के विद्रोह के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ाया भी बिहार स्पेशल में, हमने देखा भी, प्रश्न पत्र सॉल्व करते समय भी देखा, लेकिन चौरी विद्रोह नहीं था, न तो बुक में दिया न तो उसमें दिया। अब चौरी विद्रोह ढूंढने के लिए लगभग सारे इंस्टीट्यूट वाले, या अब ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता होगा, मे भी पता हो सकता हो, मे भी पता हो सकता हो, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि किसी को पता है, सामान्य बहुत सारे लोगों को नहीं पता, सामान्यतः कम पता होगा, अपवाद स्वरूप किसी को पता होगा। या तो आप तुक्का मारे कि हाँ इसका आंसर ये है, या तो आप सुनिश्चित हो, तो सुनिश्चित कि नहीं इसका उत्तर यही है, वो बहुत कम लोग होते, अपवाद स्वरूप होंगे। चौरी विद्रोह अतरंगी टाइप का प्रश्न है, सामान्यतः पुस्तकों में नहीं। जयप्रकाश नारायण जी से संबंधित जिसका उत्तर दिवाली है, वह भी सामान्यतः पुस्तकों में नहीं दिया होता है, ठीक है। अगर हम बाकी प्रश्न पत्र के स्तर की बात करें तो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जो प्रश्न वो भी मॉडरेट ही रहे। यदि कुछ प्रश्नों को निकाल दिया जाए तो मॉडरेट रहे। अभ्यर्थी आसानी से इन 34 प्रश्नों में से आसानी से, यदि मैं कहूँ 25 से, सामान्यतः कोई भी अभ्यर्थी 25 कर सकता था, और यदि अच्छा इतिहास की उसे जानकारी है तो वह 30 आराम से कर सकता था। कुछ प्रश्न ऐसे थे जहां की बहुत ट्रिकी थे, ठीक है, तो 30 प्रश्न हम इसमें आसानी से, बहुत आसानी से कर सकते थे। आगे देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, 19 प्रश्न इसके हिस्से आए, 19 प्रश्न इसके हिस्से आए। अब इस बार हम जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, तो एस्ट्रोनॉमी से, खगोल विज्ञान से, खगोलकी से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं शामिल किया गया था। लेकिन इस बार पूछा कि सौरमंडल में, सौरमंडल का सबसे बड़ा आकाशीय पिंड क्या है, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर था सूर्य। तो खगोलकी से उसने एक प्रश्न पूछा। अगर हम ये ट्रेंड देखते तो खगोलकी से प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन प्रश्न वहां से भी उसने पूछा है। सरगैसो सागर पहले भी पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा, ठीक है। चिगती साठा, दहाड़ता, चालीसा, ये ऐसे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, हमने उसका अध्ययन किया था। अभी आगे स्लाइड में हम देखेंगे। तो जो ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे आए थे, ज्योग्राफी के हिस्से जो प्रश्न आए थे, वह मैक्सिमम 90% वह स्टैटिक थे। कोई भी सामान्य एक स्टैटिक बुक उठाकर हम ज्योग्राफी के हिस्से के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। सामान्यतः सभी पुस्तकों में वो मिल जाएगा। 90%, या हम ये इसको कह सकते हैं 95% तक हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। 95% स्टैटिक पोर्शन था। अब अगर हम इन्वायरमेंट के हिस्से आते हैं, ज्योग्राफी हमने देख लिया, सामान्य सवाल थे, कोई भी अभ्यर्थी जो थोड़ा सजग होकर तैयारी कर रहा है, कोई भी अभ्यर्थी कर सकता है।
अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो मैक्सिमम इसके हिस्से जो प्रश्न आए थे, सामान्यतः प्रत्येक स्टेट कमीशन में या संघ लोक सेवा आयोग में, यूपीएससी में जो भी इन्वायरमेंट के प्रश्न आते हैं, स्टैटिक प्रश्न एकाक होते हैं, एकाध होते हैं, बमुश्किल ही मिलते हैं। अधिकांश प्रश्न क्या होते हैं, करंट से रिलेटेड ही होते हैं। तो बीपीएससी में भी इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी प्रश्न है वो करंट बेस्ड रहे। प्रश्नों का अगर हम लेवल की बात करें इन्वायरमेंट के जो प्रश्न रहे वो मॉडरेट रहे। कुछ प्रश्न सामान्य थे, बिल्कुल सामान्य से थे, कुछ प्रश्न मॉडरेट रहे, और एकाध प्रश्न तो होते ही हैं। अगर एकाध प्रश्न कठिन है तो भी हम उसको मॉडरेट में रख देंगे, ठीक है। तो ये मॉडरेट रहा इन्वायरमेंट। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, अगर हम ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट लगभग समान रूप से आई थी। इन 19 में आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट लगभग समान रूप से प्रश्न शामिल थे। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो कोई भी एक अच्छा अभ्यर्थी जिसने तैयारी करी हुई है, यह पूरे प्रश्न बहुत ही आसानी से कर सकता है, पूरे प्रश्न बहुत ही आसानी से कर सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में कभी कभी चूंकि जब करंट बेस्ड है तो होता है, कभी कभी होता है कि चूंकि करंट इतना विस्तृत है, करंट का जो सेगमेंट है इतना अधिक विस्तृत है कि बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। तो करंट बेस्ड जो होता है वो हमेशा वो सेगमेंट थोड़ा मॉडरेट से हार्ड की ओर होता है, ठीक है। फिर भी चूंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 75% क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो। अब आगे देखते हैं हमारे सेगमेंट में क्या, पॉलिटी के हिस्से 10 प्रश्न आए थे। 10 प्रश्नों में मैक्सिमम क्या थे, स्टैटिक थे। कुछ प्रश्न ऐसे थे स्टैटिक और करंट को मिलाकर पूछे गए थे। मिनिमम करंट से रिलेटेड प्रश्न बहुत ही कम थे। एक आध प्रश्न ऐसे थे जो स्टैटिक को मिलाकर पूछे गए थे। क्योंकि स्टैटिक्स बीपीएससी मेंस में है और हम लोग वो प्रोग्राम बना रहे हैं बीपीएससी मेंस के टेस्ट सीरीज की, इसलिए बार बार जबान पे स्टैटिक्स आ जा रहा है, ठीक है। अभी उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा था, कब से प्रोग्राम शुरू करना है वो हम लोग आगे देखेंगे, और सर उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन पॉलिटी में मैक्सिमम था, करंट से रिलेटेड पोर्शन कम था, लेकिन कुछ करंट और स्टैटिक्स मिक्स था। जैसे अब हम देखें कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या। अब उपराष्ट्रपति निर्वाचन अभी हाल ही में हुआ था, जगदीप धनखड़ जी हमारे 16वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उनके इलेक्टोरल कॉलेज में कितने सदस्य थे, कितने मेंबर है, तो अब देखिए उपराष्ट्रपति विषय तो क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव विषय करंट है, लेकिन कितने हैं यह स्टैटिक पोर्शन है। हमने देखा था 788। लोकसभा के सभी सदस्यों की संख्या और राज्यसभा के सभी सदस्यों की संख्या की बात करिए, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ठीक है। तो हमने पॉलिटी देखा, स्टैटिक रहा, बार बार आ जा रहा है स्टैटिक्स, उसके लिए सॉरी, स्टैटिक रहा, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें अगर, 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के हिस्से आए और ये 15 करंट बेस्ड रहे, करंट अफेयर्स बेस्ड ये 15 क्वेश्चन रहे इकोनॉमी के। चूंकि करंट बेस्ड है तो निश्चित तौर पर कठिन होगा, मॉडरेट से हार्ड की ओर होगा, निश्चित तौर पर कठिन होगा। एक आध प्रश्न ऐसे थे जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। 1952 में उसके 8 उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों में से पूछ दिया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में जब हम आपको बता रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो श्रृंखला बताते समय, तो हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 8 उद्देश्यों को विस्तार से बताया था। देखिए वहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि स्टैटिक हैं, लेकिन अधिकांश जो है वह करंट बेस्ड हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं कि टोटल करंट है, क्योंकि सामुदायिक विकास अभी योजनाओं की बात चल रही थी, तो उस हिसाब से सामुदायिक विकास से भी रिलेटेड आ गया। आगे देखते हैं, हम विज्ञान की बात करते हैं।
29 क्वेश्चंस इसके हिस्से हैं। अगर इन 29 को डिवाइड किया जाए तो फिजिक्स 10 प्रश्न, केमिस्ट्री 9 प्रश्न, बायो 10 प्रश्न। कोई भी एक साइंस का कोई भी एक पोर्शन छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं परीक्षा के लिए। चूंकि बाकी के स्टेट्स कमीशन में या ऐसे बाकी के परीक्षाओं में बायो का जो होता है वेटेज अधिक होता है, तो इसलिए कई बार लोग केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स छोड़ देते हैं। नॉर्मली वो फिजिक्स का कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, जैसे लाइट हो गया, ठीक है, गति हो गई, ऐसे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। बायो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। अगर बात की जाए फिजिक्स की, तो फिजिक्स दैनिक जीवन पे आधारित था। अधिकांश प्रश्न इसके दैनिक जीवन पे आधारित थे, ट्रिकी थे, तो ये हम कर सकते थे, न पढ़े हुए भी कर सकते थे। केमिस्ट्री ऐसा होता है कि उसके लिए जानकारी कुछ होनी चाहिए, तो बेस्ड कुछ जानकारी होनी चाहिए पहले से, तो पढ़ना पड़ेगा हमें। केमिस्ट्री हमको पढ़ना पड़ेगा उस हिसाब से कि जो भी केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएं वो बता सके। कई बार प्योर केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न पूछ देता है, जैसे कि ये कौन सा बंध समूह, इसमें कौन सा बैंड है, ये क्या है, वो क्या है, पूछ देता है, ठीक है। सामान्यतः जीएस के प्रश्न पत्र में ऐसा नहीं पूछता है। अगर हम बायो की बात करें तो बायो के जो प्रश्न थे वो सामान्य थे। ऐसे पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहे बीपीएससी के द्वारा, तो बहुत सामान्य प्रश्न है। साइंस की बात की जाए तो मॉडरेट में था, साइंस मॉडरेट में था। कोई भी अभ्यर्थी इन 29 प्रश्नों में से सामान्य तौर पे वो 22 से 25 प्रश्न बहुत आसानी से कर सकता था, ठीक है। अगर हम आगे देखें, करंट की बात करें, तो करंट के हिस्से 31 प्रश्न आते हैं। 31 प्रश्न करंट के हिस्से आते हैं। इसने अपने ट्रेंड को फॉलो किया है, अपने ट्रेंड को इसने फॉलो किया है। 28, 30, 31, 32, 33 ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और कोई आश्चर्य की बात नहीं है। करंट के इतने प्रश्न सभी आयोगों, सभी स्टेट कमीशन ऐसा करते हैं। अगर हम अब करंट को दो भागों में हम डिवाइड करें, बिहार से संबंधित करंट और नॉन बिहार, इसको हमने नॉन बिहार लिख दिया कि मतलब बिहार से जो संबंधित नहीं है, मतलब इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या थे, लगभग बराबर थे, ये दोनों लगभग बराबर थे। और करंट जो होता है हम उसको कभी भी आसान नहीं कह सकते और हम यह भी नहीं कह सकते कि कठिन है, क्योंकि वो हमारी अध्ययन की सीमा में नहीं आता। तो जिसने अगर ज़्यादा अध्ययन किया हुआ है तो उसके लिए आसान है, जिसने कम अध्ययन किया है तो करंट उसके लिए तो बिल्कुल ही कठिन है। करंट मॉडरेट से हार्ड की तरफ था। अगर हम बात करें तो कुछ प्रश्न बहुत सीधे सीधे पूछ लिए गए थे, कुछ प्रश्न हमारी टीम को भी खंगालने में बहुत अधिक समय लगा था। करंट के कुछ प्रश्न काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग भी थे, जैसे कि एक वो श्रेया अग्रवाल हो गए और रमिता शोरी वाला प्रश्न हो गया। तो रमिता शोरी वाले में क्या, रमिता शोरी तीरंदाजी से रिलेटेड है। श्रेया अग्रवाल और उनकी एक जो और उनके साथ एक और नाम था, वो लोग शूटिंग से रिलेटेड हैं, लेकिन ऑप्शन केवल शूटिंग का दिया हुआ था, तीरंदाजी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। तो इस टाइप से भी थोड़ा पूछा जा रहा है, ठीक है। अब एक डेफ बैडमिंटन वाला पूछ लिया था, तो कह सकते हैं मॉडरेट से हार्ड की तरफ झुकाव था करंट में। आगे देखते हैं क्या है स्लाइड में। पॉपुलेशन से 2 प्रश्न पूछे गए, जिसमें एक बिहार से रिलेटेड था, स्त्री साक्षरता, महिला साक्षरता 51.5%, और दूसरा नॉन बिहार से रिलेटेड था, मतलब भारत की जनगणना से संबंधित था। सबसे अधिक एसटी जनजाति कौन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला एसटी कौन है? तो इसका उत्तर होगा भील होगा। 10 करोड़ से अधिक 11 करोड़ के लगभग भारत की जनगणना 2021 के द्वारा
यह बताया गया कि यह सुनिश्चित किया गया है कि जो एसटीज की जो जनसंख्या है भारत में वह 10 करोड़ के थोड़ा ऊपर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भीलों की है जो कि कुल एसटी जनसंख्या का 34% है। तो बिहार से रिलेटेड एक पॉपुलेशन का प्रश्न आया और नॉन बिहार से रिलेटेड एक प्रश्न आया। जब यदि आपने वो श्रृंखला देखी होगी, वो सीरीज देखी होगी, जब हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था भारत और बिहार दोनों की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया था, तो हमने काफ़ी विस्तार से उसके बारे में बात करी थी। आगे चलते हैं। अब अगर हम कठिनता स्तर की बात करें तो निश्चित तौर पे पेपर थोड़ा तो कठिन आया है, थोड़ा पेपर कठिन आया है, ठीक है। और हमने देखा भी कि कहाँ कहाँ कठिन है। अगर हम एक विषय के बारे में सीधे तौर पर विषय का ओवरव्यू ले तो कुछ विषयों में कठिनता जो थी सामान्य से थोड़ा अधिक था, सामान्य से थोड़ा अधिक। हमने 3 भागों में इसे बांट रखा है, सामान्य, मॉडरेट और कठिन। अगर हम अब चूंकि ये कोई निश्चित सुनिश्चित मापक तो है नहीं कि नहीं, एक मापनी है, एक पैमाना है, उसके आधार पे किसी को सुनिश्चित रूप से कह दिया जाए कि नहीं ज्योग्राफी आसान था, पॉलिटी आसान था, पॉपुलेशन आसान था, इकोनॉमी कठिन थी। वो अलग अलग अभ्यर्थी के लिए अलग अलग उसका लेवल होता है। जिसने पढ़ा है, जिसने विस्तार से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा, उसके लिए हर सारा चीज़ आसान है। जिसने नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, उसके लिए नॉर्मल सी चीज़ भी कठिन है। अगर हम एक ओवरव्यू ले, सामान्यतः एक ओवरव्यू ले तो हम देखते हैं जो सामान्य जो लेवल रहा विषय के आधार पे, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, पॉलिटी और पॉपुलेशन, ये बहुत सामान्य स्तर के थे। ये 3 बहुत ही सामान्य स्तर के थे, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, पॉलिटी और पॉपुलेशन। अच्छा, अब ये मत कहिएगा कि हमने इन्वायरमेंट वहाँ पे बताया था कि कठिन है। देखिए, उस समय हम विषय के रूप में बात कर रहे थे, उस समय हम विषय के हिस्से के रूप में बात कर रहे थे, सेगमेंट के रूप में बात कर रहे थे। अगर हम पूरे प्रश्न पत्र में अगर हम सेगमेंट के बारे में पूरे प्रश्न पत्र के आधार पर यदि हम बात करें तो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और पॉपुलेशन सामान्य स्तर का था। कोई भी अभ्यर्थी जो पढ़ा हुआ है वो कर सकता है, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है। अब मॉडरेट में हमने हिस्ट्री को लिया है, साइंस को लिया है, मैथ लिया है, बिहार स्पेशल लिया है और करंट लिया है। मॉडरेट मतलब सामान्यतः हम उसके 90% क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। मॉडरेट मतलब ये कि हम सामान्यतः 90% क्वेश्चन उसके आसानी से कर सकते हैं। हमने देखा भी कि हम किस तरीके से प्रश्नों को टैकल कर रहे थे। हिस्ट्री कुछ अतरंगी टाइप के सवाल पूछ लेता है, साइंस में केमिस्ट्री थोड़ा कठिन रहता ही है और बाकी जो उसने ट्रेंड है वो पूछता है। मैथ्स हो तो जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं उनके लिए हमेशा से कठिन रहा है। जो मैथ बैकग्राउंड के हैं, अब हमारी टीम में नागेश जी, मैथ के 10 क्वेश्चन उन्होंने 10-12 मिनट में सॉल्व कर दिए, चूँकि उनका मैथ बैकग्राउंड रहा है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हमारे टीम में थे उनको सॉल्व करने में देर लगा, ठीक है। बिहार स्पेशल की बात करी जाए तो बिहार स्पेशल भी करंट से रिलेटेड होकर कुछ प्रश्न करंट से थे, कुछ प्रश्न स्टैटिक थे, कुछ प्रश्न नॉन स्टैटिक थे, ठीक है। तो बिहार स्पेशल भी मॉडरेट लेवल का था और हर समय रहता भी है, मॉडरेट लेवल का रहता भी है, ठीक है। जिस सेगमेंट, आप ये जानिए कि जिस सेगमेंट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसका स्तर, उसका लेवल हर समय मॉडरेट से हाई की ओर होगा, ठीक है। मॉडरेट से हाई की ओर होगा क्योंकि वो गेन करते हैं, वो जो सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी मार्क्स गेनिंग होता है। अगर आपको वो पूरा, अगर वो सामान्य स्तर का दे दिया जाएगा तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, ठीक है। इसलिए मॉडरेट स्तर का। करंट अफेयर भी हमने देखा मॉडरेट स्तर के थे। अगर हम कठिन की बात करें तो इकोनॉमी निश्चित तौर पर कठिन थी। बहुत सारे प्रश्न इसके लगभग आंकड़े बेस्ड थे। वो अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे प्रश्न आंकड़ों पर आधारित था। और यकीन मानिए हमारी रिसर्च टीम भी बहुत छकी है, बहुत ही छकाया इस प्रश्न ने। चूँकि हम थोड़ा देर से आए, लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि हम 100% शुद्धता के साथ हम सामने आए। तो इकोनॉमी के प्रश्नों ने सबसे अधिक समय इकोनॉमी के प्रश्नों ने लिया, ठीक है। तो बहुत ही कठिन प्रश्न था। कठिन का मतलब बहुत ही कठिन। यदि आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आप उन 15 प्रश्नों में कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
15 प्रश्नों में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस आधार के ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी इस आधार पे था। इकोनॉमी तो पहले वैसे भी क्लिष्ट होती है, कठिन होता है सब्जेक्ट, चूंकि आंकड़ों पे आधारित होती है, और जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वह भी इतना कंफ्यूजिंग था कि आता हुआ प्रश्न, चूंकि देखिए यहाँ पे बाहर सॉल्व करना प्रश्न पत्र, एक कमरे में बैठकर ऑफिस में सॉल्व करना, ये अलग बात होती है। परीक्षा कक्ष में सॉल्व करना एक अलग बात होती है, क्योंकि उस समय एक परीक्षा का एनवायरनमेंट होता है, परीक्षा का एक दबाव होता है, तनाव होता है, ठीक है, तो उस समय अलग बात होती है। तो जरा भी यदि आप तनाव में आए, जिनके हिस्से इकोनॉमी के प्रश्न पहले आए होंगे, निश्चित तौर पर अधिकांश लोग तनाव में आ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो 15-16 प्रश्न थे इकोनॉमी के, वो पूर्णतः करंट बेस्ड थे और डाटा पर आधारित थे, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अगर हम अनुमानित कट ऑफ की बात करें, चूंकि हम सारी बात कर चुके हैं, अगर हम अनुमानित कट ऑफ की बात करें, अब इसी का नंबर है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, +-2 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, कितना, +-2, हम इसको लेकर चल रहे हैं। तमाम लोगों से बात करी गई, जो भी अभ्यर्थी जुड़े थे हमसे, तमाम लोगों से बात करी गई, तो उन्होंने जो ये आंकड़ा बताया, देखिए ये श्योर एंड सर्टेन आंकड़ा नहीं है, क्योंकि आंकड़े जो होते हैं वो कितने लोग प्रीलिम्स की परीक्षा में बैठे हुए हैं, सीट कितने हैं, कितने लोगों को आयोग पास करा रही है, चूंकि इस बार आयोग ने शायद अपने परीक्षा की रणनीति में भी उसने थोड़ा परिवर्तन किया है, तो कितने लोगों को आयोग पास कराना चाहते, उस आधार पर निर्भर करता है। लेकिन चूंकि पेपर का प्रश्न पत्र का स्तर थोड़ा कठिन था पिछले वर्षों की अपेक्षा, तो उस आधार पर यह बात करी जा रही है, ठीक है, और जो सीट है उसके सापेक्ष बात करी जा रही है। +2- लेकर चलेंगे। जनरल का जो कट ऑफ में भी जा सकता है 105 के आसपास होगा, +-2 लेकर हम चलेंगे, ठीक है, 103 से 107। ओबीसी का कट ऑफ 110, +-2 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 99, +-2। एससी का कट ऑफ 93, +-2। एसटी का कट ऑफ 95, +-2। और जो गर्ल्स हैं उनका कट ऑफ 95, +-2 इसके आसपास जा सकता है, और बहुत अधिक संभावना है कि इतना ही रहे, 1-2 नंबर का बस हेर फेर होगा, और इतना तो होता भी है, ठीक है। अब कोई एक्यूरेट तो ये कोई दावा करे कि नहीं मैं एक्यूरेट बता रहा हूं, तो ये बिल्कुल गलत दावा कर रहा है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। यदि मैं कहूं कि नहीं बस 105 ही जा रहा है, 100 ही जा रहा है, तो मैं बिल्कुल झूठा दावा कर रहा हूँ, निराधार दावा कर रहा हूँ, जिस बात के हमारे पास आंकड़े नहीं है, हमारी आयोग की रणनीति क्या है हमको कुछ नहीं पता है, तो हम एक वो बता सकते हैं, एक टेंटेटिव बता सकते हैं कि ये जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हमारे हिस्से क्या है आगे। अब देखिए, हमने एक श्रृंखला शुरू करी हुई थी, व्याख्यात्मक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस श्रृंखला शुरू की हुई थी, जिसमें हमने भारतीय इतिहास क्या क्या हमने देखा था। मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, ठीक है। हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था हिस्ट्री देखा था, हमने क्या देखा था, पॉलिटी देखा था, हमने क्या देखा था, जियोग्राफी देखा था, हमने क्या देखा था, पॉपुलेशन देखा था, हमने क्या देखा था, बिहार, स्पेशल देखा था। हमने इसके बाद क्या देखा था, हमने साइंस देखा था, और हमने क्या देखा था, हमने देखा था हमने करंट अफेयर्स देखा था। करंट अफेयर्स के साथ साथ अगर हम और इंक्लूड कर दे, तो हमने देखा था वर्ष 2022 में विभिन्न राज्यों द्वारा या यूपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए,
इसके पहले, वर्ष 2022 में, इस परीक्षा से पहले, उसमें शामिल सभी प्रश्नों को, करंट अफेयर से रिलेटेड जो थे, हमने उसको शामिल किया था अपनी श्रृंखला में। पहला वीडियो वही है, ठीक है, वहीं से हम, अगर हम पूरे श्रृंखला की बात करें तो जैसा कि हमने यहां पे लिखा हुआ है, व्याख्यात्मक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन श्रृंखला, प्रश्न होते थे 15, 20, 25, हिस्ट्री में थोड़ा अधिक थे, साइंस में थोड़ा अधिक थे, लेकिन हम अगर उसे चाहते, केवल वीडियोस हमें बनाने होते, संख्या हमें नंबर्स बनाने होते, तो हम उसे आधे घंटे में मैक्सिमम या 35 मिनट में हम उसे समाप्त कर सकते थे, लेकिन हम उस पर पर्याप्त समय लेते थे। अगर हम बात करें, चूंकि अच्छा ऐसा नहीं है कि हम आपसे झूठा कोई दावा कर रहे हैं, वीडियोस सारे पब्लिक हैं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो सारे पब्लिक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न ये पूछा गया कि मुद्रा सुधार से संबंधित मध्यकालीन शासक कौन है? शेरशाह, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। मान लीजिए ये प्रश्न है, तो मुद्रा सुधार से संबंधित जो शासक है मध्यकालीन, वह है शेरशाह। इसका उत्तर ये हुआ। चाहते तो हम इतना बताकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसमें हमने क्या करी, उसकी हमने व्याख्या करी। उसकी हमने क्या करी? हमने उसकी व्याख्या करी। कैसे व्याख्या करी? पहले तो हमने उत्तर बताया, फिर शेरशाह से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लेकर हमने शेरशाह से रिलेटेड सारे फैक्ट्स बताए। 5 मिनट, 10 मिनट लेकर के सारे फैक्ट्स, भूमि सुधार में उसका क्या योगदान रहा, किसकी तरफ से, किस मुगल शासक की तरफ से उसने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, कैसे उसकी मृत्यु, तमाम सारी बातें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अकबर से रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें बताई, जहांगीर से रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें बताई, औरंगजेब से रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें बताई। हमने ये किया था। इसको हमने नाम दिया था व्याख्यात्मक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन श्रृंखला। और निश्चित तौर पर इसी श्रृंखला के साथ हम आगे भी आते रहेंगे। जैसे अभी 68वीं बीपीएससी का जैसे डेट आ गया है कि 8 जनवरी को होना है। 68वीं बीपीएससी प्रीलिम से पहले मेंस होना है 67वीं बीपीएससी का। तो 67वीं बीपीएससी के मेंस के लिए भी हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, वो आगे भी आएगा। उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, उस पर विस्तार से मैं भी बात करूंगा और अभिषेक सर भी उस पर विस्तार से बात करेंगे। अब अगर हम बात करें मेरे दावे की, हमारे इंस्टीट्यूट के दावे की अगर हम बात करें, तो निश्चित तौर पर आप जाकर मिला सकते हैं प्रत्यक्ष मतलब जो सीधे तौर पर प्रश्न पूछे गए, जो हमने सीधे तौर पर बताया, और अप्रत्यक्ष मतलब जो हमने व्याख्याओं में बताया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इंस्टीट्यूट से जो हमारा ये कार्यक्रम था, हमारा ये जो प्रोग्राम था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो था, उससे 90 प्रश्न आए हुए हैं। हमने देखा, चूंकि हमारे पास पूरा प्रश्न है, हमने जो तैयारी करी थी वो है, तो 90 प्रश्न लगभग हमारे इस व्याख्यात्मक प्रीवियस ईयर श्रृंखला से फंसे हुए। 90 प्रश्न। अब 150 प्रश्नों में से यदि 90 प्रश्न हमने कितने दिन पहले शुरू किया था? बमुश्किल हमने 1 महीने पहले ये श्रृंखला शुरू करी थी। हमारे पास समय बिल्कुल अभाव था, समय का अभाव था, ठीक है। नियर अबाउट 30 डेज में हमने कितने क्वेश्चन फंसाए? 90 क्वेश्चन हमने फंसाए, ठीक है। 90 क्वेश्चंस हमने फंसाए। निश्चित तौर पर मानकर चलिए यदि हमें थोड़ा और समय मिला होता तो ये निश्चित तौर पर 110 के आसपास होता, 120 के आसपास होता, ठीक है। संभावना ऐसी बताई जा सकती है। लेकिन अभी हमारे पास, अब चूंकि हम संभावना बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी क्या है? हमारे पास अभी जो कंक्रीट मटेरियल है, 90 क्वेश्चंस हमारे इस प्रीवियस ईयर श्रृंखला से फंसे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने केवल प्रीवियस ईयर श्रृंखला भी अगर हमारा देखा होगा तो भी आप बहुतों से बहुत आगे होंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आपको बहुत थोड़ा कवर करना था। कितने? 15 प्रश्न आपको कवर करने थे। 105 यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 15 प्रश्न करने थे, ठीक है।
15 प्रश्न और करने थे। मतलब आपको 15 से 20 प्रश्न और करने थे। आप सुनिश्चित तौर पर आप क्या होते, आप एक सेफ जोन में होते कि आप मेंस लिख रहे हैं। हमने इस दावे की बात करी। आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। अब मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या हो। चूंकि प्रीलिम्स परीक्षा समाप्त हो चुकी है, ऊहापोह की स्थिति जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगा वो समाप्त हो जाएगा, डेट आ चुका है, तैयारी भी अब हमें शुरू करनी है। तो मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या हो, चूंकि हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं फिर उसके बाद हम रणनीति की बात कर लेंगे। सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस या सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। ऑप्शनल सब्जेक्ट का 1 प्रश्न पत्र होता है, ठीक है, 1 पेपर होता है। अब सिलेबस क्या है इसका, हमारी रणनीति क्या होगी आगे विस्तार से। अभी चूंकि हम लोग बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका सिलेबस क्या है विस्तार से, कैसे हमको प्रश्नों को सॉल्व करना है, कौन कौन से टॉपिक्स रिलेटेड है, कैसे हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, जीएस में हिंदी को कैसे हम टैकल करेंगे, ये हम विस्तार से इसके लिए कल अभिषेक सर आपसे बात करेंगे। अभी हम केवल अपनी रणनीति बता रहे हैं, इंस्टीट्यूट की रणनीति बता रहे हैं। कल अभिषेक सर इस पर बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। मैं संक्षिप्त में बात करके अपने आप को कंक्लूड करूंगा, ठीक है। अब किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा भी जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। टेस्ट सीरीज इस प्रैक्टिस का नाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रैक्टिस का नाम क्या है, टेस्ट सीरीज है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं उसके लिए नेट प्रैक्टिस, आप कोई और काम कर रहे हैं उसके लिए उससे संबंधित प्रैक्टिस। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हमारे कंपटीशन के क्षेत्र में प्रैक्टिस का नाम होता है टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज वो नेट प्रैक्टिस है जब हम मेंस के प्रश्नों को टैकल करना सीखते हैं और प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी आधार पर हम इसको देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट अपनी विद्वत्ता सिद्ध करने के लिए वो जो आयोग के पूछे गए प्रश्न होते हैं उनके और आयोग के पूछे गए प्रश्नों में, इंस्टीट्यूट और आयोग के पूछे गए प्रश्नों में कोई मेल नहीं होता। मेल इन द सेंस आयोग कैसा प्रश्न पूछता है, प्रीवियस ईयर पेपर का हमको विश्लेषण करना चाहिए। उस आधार पर हमको टेस्ट सीरीज जारी करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज बनानी चाहिए जिससे कि बच्चों को लाभ हो। हमें अपनी विद्वत्ता नहीं दिखानी है वहां पे कि नहीं हम इतना कठिन प्रश्न दे कि बच्चे कर ही ना पाए, होपलेस हो जाए, तो फिर वो क्या करेंगे, और जबकि वैसा प्रश्न भी नहीं आना है। अभी टेस्ट सीरीज की हम आपको बात बताया, अभी टेस्ट सीरीज की बात चली तो इसी में हम बता दें कि यूपीएससी, जिसे बहुप्रचलित नाम जिसका आईएएस है, तो मैं आईएएस ही कहूंगा, आप यूपीएससी समझिएगा, ठीक है। बहुप्रचलित नाम चूंकि आईएएस है। हम आईएएस 2022 के मेंस की टेस्ट सीरीज करा रहे थे। आप आश्चर्यचकित होंगे कि हम न केवल आईएएस मेंस की टेस्ट सीरीज करा रहे थे जीएस की, बल्कि हम आईएएस के ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज करा रहे थे। न केवल टेस्ट सीरीज करा रहे थे बल्कि हम ऑप्शनल हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च किए हुए थे और उसमें हमारे साथ लगभग 15 बच्चे उसमें एनरोल्ड थे मेंस के लिए। यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूं, ज्योग्राफी। तो परीक्षा चूंकि हो चुकी है, यूपीएससी का भी टेस्ट सीरीज हमने चलाया 2022 का, और यूपीएससी 2023 के भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, ऑप्शनल के भी चल रहे हैं और जीएस के भी चल रहे हैं और प्रीलिम्स परीक्षा के भी चल रहे हैं। इसी तरीके से पीसीएस, यूपी पीसीएस के भी टेस्ट सीरीज हमने चलाए, 2022 में परीक्षाएं चल रही हैं। उसमें भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल का हमने क्रैश कोर्स लिया, उसमें भी लगभग 17-18 बच्चे शामिल थे, ठीक है। और न केवल क्रैश कोर्स लिया बल्कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से का ऑप्शनल का भी हमने टेस्ट सीरीज शुरू किया हुआ था, उसमें भी वहीं 17-18 बच्चे उसमें भी हैं। चूंकि संस्थान अभी मतलब बहुत ज़्यादा हमें समय नहीं मिल पाया इसकी तैयारी में, लेकिन फिर भी बहुत अधिक, चूंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड, उनके मार्गदर्शन में काम किया जा रहा है, ठीक है। उनका अनुभव है प्रश्न पत्र में, परीक्षाओं में प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि वो खुद अभी परीक्षा दे रहे हैं, यूपीएससी की परीक्षा खुद दे रहे हैं, सेलेक्टेड है, अभी हाल ही में सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको उस स्तर की जानकारी है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि बाकी कोचिंग्स टेस्ट सीरीज नहीं करवाती हैं, लेकिन हमारे पास अलग क्या है, हमारे पास अलग है कि सेलेक्टेड लोगों के मार्गदर्शन में होता है। हर एक प्रश्न वो बताते हैं कि नहीं ऐसे इस प्रश्न का लेवल ये होना चाहिए, ये प्रश्न जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्न थोड़ा कठिन हो गया, ऐसे प्रश्न आयोग नहीं पूछता है, तो उस प्रश्न में सुधार किया जाता है। उनके हिसाब से रणनीति बनाई जाती है, उनके हिसाब से प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, जिससे कि जो प्रश्न पत्र का लेवल रहे वो आयोग के लेवल के ही में रहे, न कि अब वो चाहे तो वो प्रश्न पत्र का लेवल बढ़ा दे, प्रश्न पत्र का लेवल कम कर दे। तो हमारे पास हमसे जुड़ने का एक बेनिफिट आपको ये है कि हमारे पास सिलेक्टेड लोग हैं, उनके निर्देशन में ये कार्य किया जा रहा है, ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। और सबसे खास बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ पैसे देकर, हमारे यहाँ पैसे पेड करके ये टेस्ट सीरीज के न तो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, न ही मॉडल आंसर बनाए जाते हैं, और न ही कॉपी चेक होती है। क्वेश्चन सिलेक्टेड लोग बनाते हैं जिनके मार्गदर्शन में काम चल रहा है, काम हो रहा है। मॉडल आंसर वही बनाते हैं सिलेक्टेड लोग, चूंकि उनको पता है क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। हम भी पैसे देकर 200, 250, 400, 500 रुपए लेते हैं, एक क्वेश्चन का वो आंसर आपको लिख के दे देंगे। लेकिन आखिर नीड क्या है, आयोग की नीड क्या है, कमीशन की नीड क्या है, वो भी तो जानना है, वो भी तो जानना। हमको केवल आंसर, मॉडल आंसर नहीं देना, हमको केवल टेस्ट सीरीज नहीं देना, उस नीड के हिसाब से हमको उसको करना है। तो सारा कुछ सिलेक्टेड लोगों के दिशा निर्देशन में हो रहा है। इसलिए आप हमसे जुड़िए, और निश्चित तौर पे आप जब जुड़ेंगे, अच्छा मैं यहाँ पे चूंकि हम दिल्ली में हैं, मैं किसी संस्थान का नाम नहीं लूँगा, हम लोग बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश हम लोग बाइलिंगुअल है। संस्थान का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदी में जो सबसे यहाँ की टॉप मोस्ट ब्रांड कोचिंग है, वहाँ पे एडमिशन लिए हुए लोग अपनी कॉपी हमारे यहाँ लेकर आते हैं चेक कराने के लिए दूसरी बार, कि नहीं ये सर ने चेक किया, आप थोड़ा करवा दीजिएगा चेक। वहाँ पे टेस्ट सीरीज में लिए एडमिशन लिए हुए लोग वहाँ के टेस्ट सीरीज को मतलब ज्वाइन नहीं कर, मतलब एडमिशन ले रखा है उन्होंने, लेकिन वहाँ पे टेस्ट सीरीज वो नहीं लिख रहे हैं कुछ। अब आप ये सोच सकते कि भाई हम सारे कोचिंग वाले वैसा बोलते हैं, हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो नीचे नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे, नीचे पता दिया गया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करें, आए यहाँ पे, और आप फेस टू फेस बात करिए उनसे, फेस टू फेस आप वार्तालाप करिए, फेस टू फेस आप डिस्कशन करिए, ठीक है। तब आपको पता चलेगा असल में जो हम यहाँ पे दावा कर रहे हैं वो 100% सही है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज के बारे में अभिषेक सर आपको बहुत विस्तार से बताएंगे, क्या हमारे प्रोग्राम है, क्या नहीं प्रोग्राम है, किस तरीके से हमको करना है, हम कितने पेपर्स देंगे, क्या होगा उसका फी स्ट्रक्चर, क्या होगा, हमको कैसे प्रश्न पत्र सॉल्व करना है, ये अभिषेक सर कल आपको विस्तार से बताएंगे। मैंने आपको बता दिया कि हमसे आप क्यों जुड़िए, इसलिए जुड़िए क्योंकि हमारे पास क्वालिटी है, हमारे पास क्वालिटी है, आप इसलिए जुड़िए। अच्छे अच्छे संस्थान यहाँ के, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, दोनों टॉप मोस्ट संस्थान जो बाइलिंगुअल है, मतलब अब तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कुछ रहा ही नहीं, अब तो बाइलिंगुअल हो गया। तो टॉप मोस्ट बाइलिंगुअल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए अभ्यर्थी, टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए अभ्यर्थी आप हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अपनी केवल कॉपी चेक कराने के लिए हमारे पास जब कॉपी चेक करा रहे हैं, उनको देखा जा रहा है कि नहीं आखिर में असल में है क्या, क्या क्या हमको चेंजेस करने हैं। टेस्ट सीरीज की हमारे पास कोई कॉपी होगी, कॉपी है क्या, ठीक है। तो आप उसको देखिए, जुड़िए आप हमसे, और निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो कल अभिषेक सर टेस्ट सीरीज के पूरे कार्यक्रम के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।